नमस्कार दोस्तों। हम टिम्बर का चैप्टर कवर कर रहे थे। तो इसके पहले हमने टिम्बर की बहुत सी चीज़ें कंप्लीट कर ली है और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ टिम्बर, जिसमें हमने फेलिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, फिर सीजनिंग ऑफ टिम्बर और फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, ये सब चीज़ें हमने कर ली है और बहुत डिटेल में करी है। और इसी तरह से बहुत ही अच्छे फिगर के साथ, अच्छे नोट के साथ मैंने कवर करी है और प्लेलिस्ट में डाल दिया है। मैं इसके नीचे पिन कमेंट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप डायरेक्ट जा सकते हो या फिर सर्च मार दोगे मेरे चैनल का नाम ASP सिविल पॉइंट, तो भी आप बिल्डिंग मटेरियल या BM के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख पाओगे सारी वीडियोज़ को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस चीज़ को कवर कराते हुए। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, जो कि दोस्तों IS कोड 401 में है। किसमें? IS कोड 401 में इस बात को कही गई है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के बारे में। तो पर्पज ऑफ टिम्बर की हम बात करें तो आखिर क्यों करते हैं, हमें प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जैसे कि इंसेक्ट हो गए, वाटर हो गया, केमिकल्स हो गया, फंगीज हो गया, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट तो टिम्बर पे पड़ता ही है। लकड़ी पे इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, आप पता है आपको। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे, कुछ केमिकल यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि इन चीज़ों को से हम बचा सके अपने लकड़ी को। ठीक है, देखो इससे टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है कि ड्यूरेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड बाई प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ये बात आपको तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। टिम्बर देखने में भी सुंदर लगने लगेगा और सब कोई दोष नहीं होगा, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो देखने में सुंदर तो होगा ही होगा ना। सिंपल सी बात है ये। इसमें फंगी एंड इंसेक्ट का प्रभाव नहीं दिखता है। जो इफेक्ट होता है ना फंगी और टिम्बर का, ये भी ख़त्म हो जाता है। हम इन सबको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे अब प्रिजर्वेशन के थ्रू, तो इसका इफेक्ट भी नहीं दिखने को मिलेगा। प्रिजर्वेशन में जिस लिक्विड या जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसे प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो ठीक है, जिस भी मटेरियल का यूज़ करोगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे हर एक चीज़ का। तो उन मटेरियल को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है। दोस्तों एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हों, रियल में अच्छा लग रहा हो, आपको दिल को छू रहा हो, मेरी मेहनत भी आपको अगर पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। दोस्तों सच बता रहा हूँ, व्यूज़ तो 10, 12, 15, 20 या 100 के आसपास जाते हैं, बट एक भी ना कमेंट आता है और ना ही सब्सक्राइब बढ़ते हैं दोस्तों। किसी किसी दिन एक भी सब्सक्राइब नहीं होता दोस्तों। तो ये नहीं कि मैं सीरीज रोक दूंगा, सीरीज तो मैं करूँगा ही और करवाऊँगा ही इसी तरह से तरीके से, लेकिन फिर मेरा जो मनोबल है टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं और लाइक से कमेंट आते हैं, तो दोस्तों सच में एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आप सोच भी सकते हैं, सिंपल सी बात है, अच्छा लगता है चीज़ें और फिर अच्छा से और अच्छा करने का मन करता है। तो दोस्तों किसी दिन सच बता रहा हूँ एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है तो उस दिन मन दुखी हो जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप देख रहे हो वीडियो को और अच्छा भी लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ एक फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मैं ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आगे चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रिजर्वेटिव सामान्यतः वाटर बेस्ड या ऑयल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रहा वाटर, ये रहा ऑयल। तो वाटर बेस्ड या ऑयल बेस्ड प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो हम प्रिजर्वेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, इस बात के बारे में हम देखते हैं। तो देखो, पहला ASCU मेथड, इसको बोलते हैं ASCU मेथड। ठीक है, डिटेल में अभी मैं पूरी बात बताऊंगा। ASCU मेथड हो गया। दूसरा होता है केमिकल मेथड। तीसरा होता है कोल टार मेथड। चौथा होता है ऑयल पेंट मेथड। पांचवा होता है सोलिंगम पेंट मेथड और छठवा होता है क्रियोसोटिंग मेथड। तो नाम को एक बार फिर मैं रीड कर दे रहा हूँ। ASU मेथड, केमिकल मेथड, कोल्टार मेथड,
ऑयल पेंट मेथड, सलिंघम पेंट मेथड और क्रियोसोटिक मेथड। दोस्तों ये नाम है और मैं एक एक करके पढ़ूंगा। मैंने एक बार फिर से यहाँ थोड़ा फिगर के थ्रू भी दिखा रखा है कि ASU मेथड इस तरीके से होता है। केमिकल में केमिकल देखने को, ये विजुअलाइज कराने के लिए आपको, ताकि विजुअलाइज करने से दिमाग में थोड़ा जल्दी बैठ जाता है। कोल्टार मेथड, ये कोल्टार लिख दिखा दिया मैंने। ऑयल पेंट के लिए यहाँ पे ऑयल फिगर में बना के दिखा दिया। सॉलिंघम पेंट भी यहाँ पे देखिए डिब्बा पे लिखा हुआ मैंने दिखा दिया। क्रियोसोटिक यहाँ पे लिख कर दिखा दिया, ताकि दिमाग में थोड़ा विजुअलाइजेशन बने और याद हो चीज़ें जल्दी से। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं कमेंट में अपना नंबर दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हो। तो हम बात करते हैं ASU में ट्रीटमेंट का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको मिला करके हम एक पाउडर बनाते हैं और उस पाउडर को फिर हम वाटर में घोल देते हैं और उसको क्या करते हैं, टिम्बर पर उसका उस पर फैला देते हैं। ये सिंपल सी मेथड होती है। देखिए, एक होता है आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। क्या होता है, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड लीजिए, ठीक है, फिर कॉपर सल्फेट लीजिए, ठीक है, और पेंटाडाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट या बोले तो सोडियम डाइक्रोमेट, इनको ले लीजिए। तो या इन तीनों को लीजिए या फिर इन दोनों के साथ इसको ले लीजिए। तो आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या बोले तो सोडियम डाइक्रोमेट, इनको ले करके आप क्या कीजिए, पाउडर बना लीजिए। मतलब इन लोग ले लीजिए, इन तीनों भाई साहब को आपको क्या करना है, एक दो तीनों लोग ले लीजिए, ठीक है, और फिर तीनों लोग को क्या कीजिए, आप पिसाई कर दीजिए, मतलब पाउडर बना दीजिए। कुल मिला के मतलब कहने का ये है कि आप बना दीजिए पाउडर। क्या बन गया, पाउडर। ठीक है, अब इस पाउडर को लेकर इस पाउडर को ले लीजिए, ठीक है। अब इस पाउडर में से आप 6 पार्ट लीजिए, मतलब 6 पार्ट पाउडर में से लीजिए और 100 पार्ट पानी लीजिए। 100 पार्ट पानी मतलब कि वाटर और पाउडर का रेशियो 100:6 होता है। पाउडर 6 तो पानी 100 लेना है। और उसके बाद एक घोल बना लीजिए आप, मतलब पाउडर अगर पानी 100 रखना है तो फिर इस बने हुए पाउडर का जो मिक्सर करके आपने बनाया है वो 6 रखना है। अब इससे बना हुआ जो इससे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक बना लिया, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या किया, 100 पार्ट पानी है, वाटर मतलब पानी, और फिर 6 पार्ट क्या है, पाउडर। ये जो इन तीनों का मिक्सचर का जो पाउडर बनाया आपने, जो ये बना हुआ है, इसको आप क्या कीजिए, टिम्बर पे लगा देना है। इसी को बोलते हैं ASU ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पढ़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह उपर्युक्त को मिलाकर पाउडर का 6 पार्ट पानी के 100 पार्ट से मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं तथा इसे टिम्बर के सरफेस पर यूज करते हैं। यह टॉक्सिक नेचर का होता है। तो भाई आप देख पा रहे होगे कि केमिकल है ना, और आर्सेनिक, आर्सेनिक कितना टॉक्सिक होता है आपको मालूम ही होगा। आप PHE पढ़ते हो तो वहाँ भी देख पाते हैं हम लोग कि आर्सेनिक कितना टॉक्सिक मटेरियल है, पदार्थ है। तो ये टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। यह टिम्बर को टर्माइट वाइट एंड से बचाता है। तो ये टॉक्सिक है, तो जहर है एक तरीके से बात करो तो ये टर्माइट मतलब कीड़े मकोड़े की क्या औकात है जो यहाँ रुक पाएंगे। तो ये दीमक वगैरह, टर्माइट वगैरह से क्या करता है, ये बचाता है। टॉक्सिक है ना भाई, टॉक्सिक है तो बचाएगा, सिंपल सी बात है। इसके सूखने के बाद इस पर पेंट या वार्निश की जा सकता है। और जब ये लगा दोगे आप, जब सूख जाएगा उसके बाद आपको जो आगे प्रोसेस पेंट करना है आपको या वार्निश करना जो आप करना चाहोगे कर सकते हो। ये हमने इस चीज़ को अपने बता दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये देख लीजिए, उसी चीज़ को मैंने विजुलाइज भी करा दिया आपको। 6 पार्ट क्या लीजिए, पाउडर लीजिए। आप दिमाग में सोच लीजिए कि पाउडर किस 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 चीज़ को मिला के बनाया गया होगा, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है। उसके बाद क्या करना है कि 100 पार्ट क्या लीजिए, पानी का लीजिए, दोनों को मिलाइए, ये बनाइए सोल्यूशन। बना दिया गया, कितना प्यारा सोल्यूशन बना है हमारा। अब इस सोल्यूशन को क्या कीजिए, आप टिम्बर के सरफेस पर यूज कर लीजिए और टिम्बर के सरफेस पर यूज करके कुछ देर तक छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाएगा यानी ड्राई हो जाएगा, देन आप क्या कीजिए कि इसके ऊपर आप पेंट या वर्निश जो भी करना है कर लीजिए। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मैं टाइम ले रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको भी ये बात, दोस्तों मुझे मालूम है टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बार मेरे मेरे इस क्लास को करते हैं तो मुझे आपको भी ये विश्वास आ रहा होगा अंदर से कि चीज़ें इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा, एक दो बार समझ लेंगे, फिर ये नोट्स आप मुझसे लेकर के पढ़ लीजिएगा। फिर आप ऐसे नोट्स के से स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, आपको बातें समझ में आती जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी
नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। अब ये सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, कुछ इंग्लिश में इसको लिख दिया हूँ, कुछ मैं समझा भी दूंगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इट इज़ वाटर बेस्ड प्रिजर्वेशन। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक ऑयल बेस्ड और एक एक वाटर बेस्ड। ये रहा वाटर बेस्ड। तो केमिकल को क्या कहते हैं, वाटर में मिला करके घोल दिया जाता है, बना दिया जाता है, इस तरह के केमिकल्स वगैरह। तो फॉर द प्रिजर्वेशन वी यूज द फॉलोइंग सोल्यूबल साल्ट। तो कुछ साल्ट होते हैं जिनका यूज हम लोग केमिकल मेथड में करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ऊपर भी हमने कॉपर सल्फेट लिया था। सोडियम फ्लोराइड हो गया, क्या, सोडियम सोडियम फ्लोराइड हो गया। फिर आपका फिर मरकरी क्लोराइड हो गया, मरकरी क्लोराइड हो गया, और साथ में फिर जिंक क्लोराइड हो गया। ये जी, ये जो साल्ट वगैरह हो गए, ये केमिकल्स हो गए, इनको मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, मरकरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इन सबको क्या कीजिए मिला लेते हैं और पानी में घोल लेते हैं। ठीक है, और ये ट्रिक मैंने बना रखी है, ऐसे कोई ट्रिक कोई काम नहीं करेगा। फिर भी सी यू से कॉपर सल्फेट, Na सोडियम फ्लोराइड, Hg मर्क्यूरी क्लोराइड, Zn जी क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब इनको बना करके और हम क्या करेंगे, लकड़ी पर जो भी है उस पर हम इसको यूज कर लेंगे। तो अब देखिए, जब ये इन चारों को मिला करके, मतलब या किसी को एक को मिला करके, आप क्या कीजिए कि वाटर में डाल करके प्रिजर्वेटिव बना दिया आप। ठीक है, अब उसको ये रहा, हम ये देखिए फिगर में मैंने दिखाया भी है, हमने क्या किया, सोलूबल साल्ट सोल्यूशन बना लिया, ये रहा सोल्यूशन। ठीक है, ये रहा ना, हमने बना लिया सोल्यूशन। और उसके बाद आप, अब हमने क्या किया कि उसको टिम्बर पे लगा दिया, देख रहे हैं, ये रहा टिम्बर पे हमने लगा दिया। और कुछ देर बाद जब सूख जाएगा तब हम क्या करेंगे, पेंट या वर्निश उस पर कर देंगे, जो भी हमको आगे करना होगा, पेंट करें या वर्निश करें, जो हमारे सुविधा के अनुसार जो हम चाहते होंगे वो कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके सूखने के बाद इस पर पेंट या वार्निश किया जा सकता है। इट इज ऑर्डरलेस एंड नॉन इम्फ्लेबल। ये जो हमने बताया, ये जो है ना, ये जो केमिकल्स होते हैं वो ऑर्डरलेस, मतलब कोई गंध वगैरह नहीं देते हैं, ज़्यादा गंध नहीं, तीव्र गंध वगैरह ज़्यादा गंध नहीं देते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं समझ लो। और नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि जलते भी नहीं हैं। इन दोनों वर्ड को आप देख करके याद कर सकते हैं कि ऑर्डरलेस होते हैं, देखिए कोई भी गंद गंद नहीं निकलता है। ठीक है, काट दिया गया है इसको, और साथ में कोई ज्वलनशील भी नहीं होता, इसीलिए इनफ्लेमेबल को भी है ये, इसलिए इसको काट दिया गया है। नॉन फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसको हमने काट रखा है। आगे देखिए, कोल्टार मेथड। अब हम बात करते हैं कोल्टार मेथड का। तो ठीक है, इसमें कोल्टार यूज करेंगे, इसका नाम में स्पष्ट हो रहा है आपको, आप नाम पढ़कर भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, कोल्टार यूज करने वाले हैं। तो कोल्टार को हीट करने पर यह लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। तो ये आप घर पे भी देखे होंगे, या कहीं रोड वगैरह बनता होगा वहाँ भी आप देखे होंगे कि कोल्टार को पहले हीट करी जाती है, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उसको स्प्रेड करने में आसानी हो जाता है। और भाई हार्ड हो जाता है तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या हो ही नहीं पाता कुछ भी हार्ड हो जाने के बाद से। तो आप देख पा रहे हो, हमने इसे कोल्टार को क्या हीट किया, हीट के बाद हम क्या करें, लिक्विड स्टेट में बदल देते हैं। इसके बाद इसके टिम्बर के सरफेस पर कोटिंग कर देते हैं, ये रहा देखिए, हमने कोटिंग कर दिया। ब्लैक होने के कारण इसका उपयोग एक्सपोज फेस पर नहीं करते। अब मान लीजिए आपका दरवाज़ा है, अब फ्रंट पे दरवाज़ा है, अब खूब प्यारा घर बनवाएं आप, तो क्या आप चाहेंगे कि ये करके आपका दरवाज़ा बेकार दिखे और भद्दा लगे, नहीं ना। तो फिर ये करता है, तो इस प्रिजर्वेशन का कमी ये भी है, लेकिन हम इसका ऐसे जगह पर यूज नहीं करते जो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम बना रहे हैं। इसका वैसे वहाँ यूज कर दो जहाँ पे कोई सुंदरता को लेकर के कोई बात ना हो। ठीक है, यानी एक्सपोज्ड फेस पर नहीं करते, जो बाहर दिख रहा है वहाँ नहीं करते, ऐसा समझ लो। इसका उपयोग ग्राउंड लेवल के नीचे रहने वाले पोल पे क्लियर कर देते हैं, देखिए ये मैंने फिगर भी दिखा दिया है कि अब ग्राउंड लेवल के नीचे कर दीजिए, ताकि वहाँ पे कोई दिखता थोड़े है, आप वहाँ पे अपना काम भी करेगा और दिखेगा भी नहीं। इसका उपयोग डोर विंडोज़ के फ्रेम में भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ऐसे जगह करो जहाँ पे कि एक्सपोज ना हो जाए, पीछे कई खिड़कियाँ ऐसी भी होती हैं, कई दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो एक्सपोज नहीं होते हैं, वो हिडन में रहते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लो, ताकि वहाँ पे इसका काम भी हो जाएगा और आप एक्सपोज में भी नहीं आएगा वो सब चीज़ें। इट इज़ फायर रेजिस्टेंस रजिस्ट अभी तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही होंगे कि ये इस पे आग नहीं लगती, इसमें इसमें
आप नॉर्मली आग पकड़ाने जाओ तो ये आग नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। इट इज़ फायर रेजिस्टेंट, ये आग नहीं पकड़ पाता। इस प्रोसेस को टेयरिंग टेयरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टेयरिंग कहते हैं। ये फिगर में भी आप देख लो कि ये फायर रेजिस्टेंस है और टेयरिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला दोस्तों, ऑयल पेंट मेथड, ठीक है। इस मेथड का यूज वेल सीजन टिम्बर के लिए करते हैं। किसके लिए, वेल सीजन टिम्बर, मतलब कि वे टिम्बर जो बहुत अच्छी तरीके से सुखा दी गई हो, यानी सीजनिंग उसकी बहुत अच्छी तरीके से करी गई हो, वहाँ पे ऑयल पेंट मेथड का यूज करी जाती है, ठीक है। इसमें ऑयल पेंट को टिम्बर की सरफेस पर 2 या 3 कोट में कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया मैंने बनाया है, 1 कोट, 2 कोट या 3 कोट, देख रहे हो, ताकि दिमाग में एकदम सीधे सीधे घुस जाए। तो हम क्या करते हैं कि जो टिम्बर है उस पर 2 या 3 कोट क्या कर देते हैं, कर देते हैं। यह टिम्बर को वाटर के प्रभाव से बचाता है। यह टिम्बर को क्या करता है कि वाटर के प्रभाव से भी सेव करता है, ठीक है। ये देखिए, आप इस चीज़ों का नाम याद रखिए, थोड़ा सा प्रोसेस याद करने की क्या ज़रूरत है, बस उसके बारे में याद रखिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, कंसेप्ट बिल्टअप हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा आप कर जाओगे, ठीक है। ये देखिए मैंने वाटर भी दिखा रखा है कि वाटर गिर रहा है और ये वाटर वापस भाग जा रहा है, मतलब कि बचा ले रहा है वाटर से। अगला है सोलिंगम पेंट मेथड। क्या है, सोलिंगम पेंट मेथड। देखिए ये इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, ये क्या होता है कि बहुत ही जहरीला होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब देखो बस खुद सोचो, अगर टॉक्सिक है तो क्या तुम वहाँ यूज करोगे जहाँ पे खाना पीना वाली चीज़ें होती हैं, खुद सोच के बताओ, नहीं करोगे ना। तो यह टिम्बर को टर्माइट तथा वाइट एंड से बचाता है। देखो हर टॉक्सिक है तो बचाएगा, इन देवी को, इन देवता को ख़त्म कर देगा, ख़त्म हो जाएगी दोनों लोग, भाई साहब लोग, ठीक है। यह फायर रजिस्ट इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये जलता नहीं है, ये भी क्या होता है एक तरीके का फायर रजिस्टिव होता है। इस पे आप आग का प्रभाव देखोगे तो बहुत कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये आग से बचा लेता है लकड़ी को, ठीक है। ये दो देख रहे हो, इंसेक्ट भी मार रहा है, एंट भी मार दे रहा है और साथ में जलने से भी बचा दे रहा है, तो कितना अच्छा है ना ये। लेकिन नुकसान अच्छे के साथ साथ नुकसान भी होता है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे चीज़ें मिस प्रिंट हुआ है, इसीलिए दिमाग में मेरा बार बार ये फंस रहा था कि ऐसा थोड़ा होता है। ये हमको याद आ रहा था कि ऐसा नहीं होता। तो ये क्या, ये ना पूरी तरह से इनफ्लेबल नहीं होता। ये आप ना कुछ देर तक अगर आप आग के साथ रख देते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जला देगा। क्या अगर आप कुछ देर तक क्या करोगे, आग के साथ रख दोगे या आग के संपर्क में आएगा तो ये फिर हीट धीरे धीरे पकड़ लेता है। तो ये पूरी तरह से क्या होता है कि ये फायर रजिस्टेंट नहीं होता है। इस बात को हम लोग मिटा लेंगे पीडीएफ में, ठीक है। आगे इसका यूज फूड स्टाफ, अभी मैंने इसके ऊपर ही बताया था कि जैसे इसका प्रयोग हम वहाँ नहीं करते हैं जो खाने होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसका यूज फूड स्टाफ, खाद्य पदार्थों को भंडारण करने वाले स्थानों पर या जलवाष्पीय स्थानों पर नहीं करते हैं। फूड स्टाफ खाद्य पदार्थों के भंडारण के स्थान, ठीक है। और साथ में कि और साथ में ज्वलनशील, ये जलवाष्पीय नहीं होगा, ज्वलनशील होना चाहिए, ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो हम ज्वलनशील जिसका भी बताया था ना, यही समझा रहा था ना कि ये उतना फायर प्रूफ नहीं होता, इसीलिए इसका भी हम ज्वलनशील जैसे जगहों पर नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा इसमें आपका कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ थोड़ा इजी वे में। होता क्या है ना कि देखिए एक तरह का ये पेंट होता है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पर नहीं करते हैं जहाँ पर खाने वाली चीज़ें रखो, जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ हो, वहाँ पे चीज़ों को नहीं रखते हैं, क्योंकि थोड़े से क्या होता है कि ये ज्वलने की जलने का गुण रखता है, ये पूरी तरह से फायर प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। और ये टॉक्सिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो इंसेक्ट होते हैं, एंट वगैरह होते हैं, वो दीमक वगैरह, मतलब वो क्या होता है कि मर जाते हैं। इस तरीके से ये लकड़ी को या वुड को या टिम्बर को बचा देता है। अगला है क्रियोसेटिंग मेथड। इसमें क्या होता है,
क्रियोसोटिक मेथड। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रियोसोटिक मेथड का। तो यह एक प्रेशर मेथड होता है। अभी हम इसको प्रोसेस को दिखाऊंगा तो उसमें आप इस चीज़ को देख पाओगे। ये क्या होता है कि प्रोसेस प्रेशर प्रेशर मेथड होता है। इस मेथड को बेथल्स मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्रियोसोट ऑयल का प्रयोग करते हैं। इस ऑयल का किस ऑयल का प्रयोग करते हैं? तो क्रियोसोट ऑयल का प्रयोग करते हैं, इसलिए तो इसका नाम क्रियोसोटिक मेथड रखा गया है। क्रियोसोट ऑयल के ऑयल को डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। तो ठीक है भाई, क्या क्रियोसोट ऑयल जो होता है इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है, ये देख पा रहे हो। डिस्टिलेशन इसको हिंदी में आसवन बोलते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्रियोसोट ऑयल को प्राप्त करते हैं। ठीक है। और क्रियोसोट ऑयल एक प्रकार का टॉक्सिक नेचर का होता है, जहरीला नेचर का होता है। ठीक है। जो क्रियोसोट ऑयल होता है ये एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि फंगी वगैरह को नष्ट कर देता है। तो यह मेथड टिम्बर को फंगी के प्रभाव से भी बचा लेता है। अब देखो ये प्रोसेस मैं बता रहा था कि बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दो। ये क्लोज चैम्बर या सिलेंडर में टिम्बर को रखकर उसमें क्रियोसोट भर देते हैं। अब देखो ये एक क्लोज चैम्बर हो गया। हमने इसमें क्या लकड़ी वुड को या टिम्बर को रख दिया। उसके ऊपर से देखो हमने यहाँ पे दिखाया है क्रियोसोट ऑयल क्या कर इनलेट कर अंदर डाल रहे हैं, और साथ में प्रेशर भी। तो प्रेशर कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 0.7 से लेकर के 1.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 0.7 से लेकर के 1.0 न्यूटन पर mm² प्रेशर तथा 50 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 2 घंटे तक ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना कि जो लकड़ी होता है उसको एक क्लोज चैम्बर होता है। ठीक है, उसमें रख दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्रियोसोट ऑयल को क्या करते हैं, डाल देते हैं। और फिर उस जो चैम्बर में 0.7 से लेकर के 1.0 न्यूटन पर mm² का प्रेशर लगभग 2 घंटे तक रखते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर पर। टेम्परेचर भी आप याद रखिए कितना, 50 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 2 घंटे तक ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। ये आप इन शॉर्ट में याद देख सकते हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिख रखा है। और प्रेशर की बात करें तो 0.7 टू 1.0 न्यूटन पर mm²। और टाइम की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटा। ठीक है। इस मेथड द्वारा टिम्बर की लाइफ डबल या इंक्रीज हो जाती है। वही बात हो गई कि जब किसी भी टिम्बर को आप इससे क्या करिए कि आप प्रिजर्वेशन करिए तो उसका जो लाइफ होता है वो नियर अबाउट डबल हो जाता है। ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ देखिए डबल हमने दिखा रहे, देखिए हर चीज़ मैंने विजुलाइज भी कराने की कोशिश की है। तो चीज़ें आप दोबारा जब पढ़ने आओगे तो फिर मेरी बातें फिगर देख करके ही समझ में आने याद आ जाएगी सब चीज़ें। इसमें यूज करने वाले टिम्बर का वेट लगभग 800 न्यूटन पर मीटर क्यूब से 1300 न्यूटन पर मीटर क्यूब तक वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अगर आप इसका यूज करते हो तो 800 न्यूटन पर मीटर क्यूब से लेकर 1300 न्यूटन पर मीटर क्यूब की वृद्धि हो जाती है वेट में। इस मेथड से आप देखो 800 से लेकर के 1300 हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस होता है, एक हेडिंग होता है बाउचरिंग प्रोसेस। तो बाउचरिंग प्रोसेस क्या होता है, इस चीज़ को मैं सिंपल में आपको बताऊँ तो जैसे कि समझ लो कि जो टिम्बर होता है उसको रख दी जाती है। ठीक है। और उसको किसी पाइप में तुम से फिट कर दो, और पीछे से क्या करो तुम प्रेशर के साथ उसमें क्या करो कुछ केमिकल या वाटर या कुछ भी डाली जाती है, प्रेशर के साथ डालो ताकि सामने से क्या हो, और उसके उसके रेशो के अंदर तुम क्या करो केमिकल डाल दो। उसके रेशो के अंदर तुम डाल दोगे जो प्रिजर्वेटिव शायद हम प्रिजर्वेटिव बोल सकते हो कि तुम क्या करो रेशो के अंदर प्रिजर्वेटिव का प्रेशर से डाल दो, प्रेशर दबा के। ठीक है। यही प्रोसेस होता है, एकदम इजी वे में समझा दिया आपको। अब मैं पढ़ करके जो जो टॉपिक्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये एक प्रकार का क्या होता है कि यह प्रेशर मेथड, यह एक प्रेशर मेथड होता है। अभी बताया हूँ कि प्रेशर लगा करके चीज़ें करी जाती है इसमें। ग्रीन टिम्बर, इसका उपयोग मुख्यतः ग्रीन टिम्बर के प्रिजर्वेशन के लिए करी जाती है। किसके लिए? तो ग्रीन टिम्बर के प्रिजर्वेशन के लिए करी जाती है। प्रेशर समानता प्रेशर 0.1 से लेकर के 0.2 न्यूटन पर mm² इसमें प्रेशर रखी जाती है। प्रेशर कितना रखी जाती है? 0.1 से लेकर के 0.2 न्यूटन पर mm इसका जो प्रेशर मैंने बताया कि प्रेशर दी जाती है वो रखी, उस प्रेशर को हम इतना रखते हैं। अब देखिए एक प्रेशर टैंक होता है। ठीक है। जिसमें लकड़ी को रखी जाती है। प्रेशर टैंक प्रिजर्वेटिव को प्रेशर टैंक में भर दिया जाता है। जो प्रेशर टैंक होता है उसमें क्या करोगे, प्रिजर्वेटिव को तुम
भर दोगे। अभी मैंने फिगर दिखाया हुआ है, इसका भी फिगर मैंने नीचे बनाया है, तो चीज़ें बस आप थोड़ा सुनते जाइए और समझने की कोशिश करिए। अभी आगे फिगर में सब चीज़ें धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर टैंक टैंक होगा, क्या करते हैं कि प्रिजर्वेटिव को लॉग यानी जो लकड़ी होता है, हमने बताया था पीछे ये अगले पिछले वीडियो में लॉग किसे बोली जाती है। ठीक है, तो हाउस पाइप की तरह प्रिजर्वेटिव को लॉग यानी लकड़ी के गोल टुकड़े के अंदर भेजा जाता है। अभी मैंने आपको इस बात को बताया है। सैप आउट, अब देखो इस चीज़ को समझो। प्रेशर के कारण प्रिजर्वेटिव टिम्बर के अंदर यानी रस टिम्बर के अंदर रेशों के अंदर धीरे धीरे रिप्लेस होता है। मतलब जो जो सैप होते हैं वो बाहर होंगे, जब तुम पीछे से प्रिजर्वेटिव डालोगे तो सैप तो बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो उसका जगह ले पाएगा ना जो प्रिजर्वेटिव है। तो वही क्या करता है कि रिप्लेस कर देता है, सैप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है प्रिजर्वेटिव इन, यानी सैप आउट हो गया, प्रिजर्वेटिव इन हो जाएगा। अंत में प्रिजर्वेटिव पूरी तरीके से टिम्बर में प्रवेश कर जाता है और दीर्घकाल तक सुरक्षित रहता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो प्रिजर्वेटिव है ऊपर से नहीं लगा रहे, और जितना भी अब तक हमने दिख रहा था उसमें हम ऊपर से क्या कर रहे थे, जैसे केमिकल मेथड हो गया था, फिर क्रियोसोट मेथड हो गया था, और उसके पहले ASU जो मेथड था वो भी था। इन सब में हम क्या कर रहे थे, ऊपर से पेंट कर रहे थे, ऊपर से मतलब लगा रहे थे प्रिजर्वेटिव को, ऐसे पोत रहे थे। लेकिन इसमें क्या कर दिया हम, अंदर ही डाल दिए सीधे सीधे, रेशो के अंदर ही, जाओ भैया तुम उसी में रहो। अब इस फिगर को समझो, इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ। देखो वही बता रहा था ना कि ये टिम्बर हो गया, ठीक है, ये टिम्बर हो गया, ये आपका प्रेशर टैंक हो गया जिसके अंदर आपने क्या प्रिजर्वेटिव रखा, इस ये है प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे तुम, प्रेशर दो, और ये प्रेशर की वजह से ये हाउस पाइप है, इसको हाउस पाइप बोलते हैं, और इसका प्रेशर 0.1 से लेकर के 0.2 रखी जाती है। अब क्या होगा कि आप इसमें प्रेशर की वजह से, ये देखिए ये रहा ना लकड़ी हम बता रहे थे, इसके अंदर डाल दिए इस पाइप को, और आप प्रेशर दीजिए चाँप के, तो यहाँ से क्या होगा कि आएगा प्रिजर्वेटिव अंदर, और ये बाबू साहब क्या हो रहे हैं, सैप बाबू साहब बाहर निकल रहे हैं। तो प्रिजर्वेटिव ये रहा इन हो रहा है, और सैप ये आउट हो रहा है। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड करोगे, सैप आउट हो जाएगा और प्रिजर्वेटिव इन हो जाएगा। ये फिगर का आप दिमाग में बैठा लीजिए, पूरी प्रोसेस आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगला है डिफ्यूज। देखिए एक प्रोसेस वैसा ही एक प्रोसेस ये भी होता है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है उससे, इसीलिए मैंने आपको ये साथ में रखी है कि आप दोनों को समझ पाओगे। इसमें देखो नो प्रेशर मेथड, अंतर इतना है कि उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, ज़बरदस्ती धक्का दे करके हम प्रिजर्वेटिव को अंदर डाल रहे थे। लेकिन डिफ्यूज प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसा हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या होता है इसमें, तो पोल बम्बू ग्रीन टिम्बर, इस इनका प्रिजर्वेशन इस मेथड से करी जाती है। मॉइस्चर यानी सेप, ग्रीन टिम्बर में मॉइस्चर अधिक होने के कारण प्रिजर्वेटिव बिना प्रेशर के धीरे धीरे अंदर तक फैल जाता है। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि जिसका कुछ ज़्यादा ही सैप वगैरह है, तो अगर तुम उसमें डाल दोगे तो ऑटोमेटिक फैल नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो सब एग्जाम्पल दूँ, तो समझ लो कि मान लो तुम कोई कटोरी ले लो, पूरा पानी भरा हुआ है, तुम इसमें छोटा सा कलर गिराते हो, देखो पूरा कलर पूरा फैल जाता है, फैलता है ना। ऐसे कुछ ऐसे समझ लो कि इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से तुम बिना प्रेशर दिए क्या करोगे, जैसे ही प्रिजर्वेटिव दोगे एक जगह पर, ऑटोमेटिक पूरी जगह फैल जाएगा। प्रेशर, इस मेथड में प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, तब से मैं बात को बता रहा हूँ कि इसमें प्रेशर की आवश्यकता होती ही नहीं है। एयर सीजनिंग, टिम्बर को पहले एयर सीजनिंग हवा में हवा में सुखाया जाता है, जिससे फंगी तथा इंसेक्ट वगैरह सक्रियता कम हो जाए। थोड़ा सा एयर में आप क्या कीजिए, सीजनिंग भी कर ली जाती है, ताकि जो इंसेक्ट वगैरह होता है वो मर जाते हैं। तो सीजनिंग तो करेंगे ना भाई, क्योंकि हम तो ये जो प्रोसेस होता है वो सीजनिंग के बाद ही तो आता है, तो सीजनिंग तो हमको करना ही करना है। ठीक है, अब देखिए प्रोटेक्शन, तो एयर सीजनिंग के बाद टिम्बर को प्रिजर्वेटिव घोल में डुबाया जाता है, धीरे धीरे अंदर फैलकर टिम्बर को सुरक्षित करता है। अब देखिए इस फिगर को देख के समझ लीजिए भाई, ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आएगी। अब ये देखिए ये रहा हमारा प्रिजर्वेटिव पूरा भरा हुआ, इसमें हमने डाल दिया टिम्बर। अब इसके टिम्बर के अंदर प्रिजर्वेटिव ये देखिए एंट्री कर रहा है, और धीरे धीरे एंट्री करके अब फैल जाएगा और इस तरीके से अंदर घुस जाएगा। तो इसमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रीन टिम्बर यूज करते हैं, स्लो, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, अपने आप ही हो रहा है ना तो स्लो होगा ना।
मॉइस्चर मॉइस्चर की वजह से हो रहा है, अभी समझाया था एग्जांपल लेकर के आपको कि ये मॉइस्चर की वजह से हो रहा है। प्रिजर्वेटिव को धीरे धीरे अंदर भेजा जाता है और बाउंसिंग वाले में थोड़ा तेज जा रहा था क्योंकि उसमें प्रेशर से करे जा रही थी। ठीक है, अभी दोनों को मैंने एक साथ रख करके कंपेरिजन कर दिया है। देखिए डिफ्यूज प्रोसेस और बाउंसिंग प्रोसेस। तो डिफ्यूज में नो प्रेशर मेथड और ये प्रेशर मेथड है। ग्रीन टिम्बर इसमें यूज होता है, इसमें एनी ग्रीन टिम्बर या नॉर्मल टिम्बर भी इसमें यूज कर सकते हो। ये स्लो मेथड होता है, ये फास्ट मेथड होता है। मॉइस्चर सेव के कारण ये एक अपना जो भी प्रोसेस कंप्लीट करता है और ये प्रेशर की वजह से होता है। प्रिजर्वेशन को धीरे धीरे अंदर फैलाता है और ये प्रेशर के कारण जल्दी से अंदर फैल जाता है। अब जो ये डिफ्यूज वाला है इसको यूज़ कहाँ करता है, ये डिफ्यूज के लिए लिखा है, डिफ्यूज के लिए। यह मेथड पोल बम्बू तथा ग्रीन टिम्बर के लिए यूजफुल होता है। इसमें सेप अधिक होता है जिसे प्रिजर्वेटिव आसानी से रिप्लेस कर देता है। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी हुई है, फिगर से लेकर के टॉपिक वाइज लेकर के हर चीज़ को लेकर के। अब हम देखते हैं टेक्निक क्या क्या कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव को उस पर लेपिंग करते हैं या पोतते हैं या डालते हैं। कैसे कैसे प्रोसेस हमारे पास टेक्निक है। तो टिम्बर प्रिजर्वेशन के लिए पार्टिकुलर टेक्निक का यूज करते हैं हम। तो हम बात करें देख लेते हैं निम्नलिखित जो टेक्निक। एक होता है ब्रशिंग, तो ये सबसे सिंपल होता है। ये तो ले लो भैया प्रिजर्वेटिव, लगाओ भैया, पोत लो, इसे कर दो ब्रशिंग जल्दी जल्दी। ये तो बड़ा इजी होता है, सबसे आसान ही है। इसमें क्या ये कुछ याद करने वाले नहीं है, बस ये नाम याद रखो ब्रशिंग। तो ब्रशिंग की सहायता से टिम्बर के सरफेस पर प्रिजर्वेटिव लगा देते हैं। ये रहा फिगर भी आप देख लीजिए, इसको क्या याद करना। अगला स्प्रेइंग। अब इसमें क्या होता है कि स्प्रे कर देगा, फिगर में देखिए स्प्रे कर जा रही है, मैंने साफ फिगर बनाया हुआ है ताकि दिमाग में जल्दी से घुसे। तो स्प्रे की सहायता से प्रिजर्वेटिव का स्प्रेइंग की जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि स्प्रे का हेल्प से क्या किया, उस पर स्प्रे कर दिया। ठीक है, ये भी हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि डीपिंग या सोकिंग। अब हम इसे डुबाई दो, ये देखो। अब हमने क्या किया, पहले पहले लेप किया, फिर प्रेशर स्प्रे किया, अब डुबाई दे रहे सीधे सीधे। अब हमने क्या किया कि डीपिंग या सोकिंग कर दिया। तो टिम्बर को कुछ समय के लिए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में सीधे ही डुबा दिया। ये देखो सीधे ही ले भैया सिंक हो गया, इसी में डूब गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि सब प्रिजर्वेटिव घुस जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है। अगला टेक्निक क्या, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक मेथड। हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक मेथड, ये टेक्निक के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, तो हॉट टैंक में क्या होता है, लगभग 95 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म की जाती है। ये देखिए लाल गर्म हो गया ना। तो इसमें क्या लगभग 95 डिग्री टेम्परेचर पर क्या गर्म की जाती है। गर्म करने के बाद फिर क्या करते हैं कि कोल्ड टैंक में क्या करता है, उसके बाद टिम्बर को कोल्ड टैंक में रख करके प्रिजर्वेटिव को अंदर तक प्रवेश करा दिया जाता है। तो पहले आप गर्म करिए, ठीक है, पहले पहले तो सताइए, जितना जी सता लीजिए। तो गर्म करके सता लिया गया लकड़ी को, और उसके बाद क्या क्या किया, कोल्ड टैंक में डाल दिया गया और प्रिजर्वेटिव उसके अंदर एंट्री करा दिया गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये पांचवा है। ठीक है, तो ये पांचवा है इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर मेथड। इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर मेथड, प्रेशर की वजह से इंजेक्ट कराना है, ऐसे समझ लो। प्रेशर की वजह से क्या करना है कि प्रिजर्वेटिव को इसके अंदर इंजेक्ट कराना है। तो ये देखो, ये अब तक हमने जो 4 पहले पढ़ा हुआ था और एक ये 5, तो इसका सीक्वेंस की हम बात करें कि कौन सबसे इफेक्टिव है, तो वही सीक्वेंस हम हेडिंग ऐसे ही लिखे थे ताकि आपको याद रह पाए। तो पहला था सबसे कम इफेक्टिव है, दूसरा उसके बाद इफेक्टिव है, तीसरा उसके बाद इफेक्टिव है, चौथा उसके बाद है, पांचवा उसके बाद। तो पहला क्या था, ब्रशिंग था। तो ब्रशिंग के बाद स्प्रेइंग इफेक्टिव होता है, उसके बाद डीपिंग या सोकिंग इफेक्टिव है, उसके बाद हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक मेथड इफेक्टिव है, और लास्ट में इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर मेथड। मतलब सबसे इफेक्टिव की बात करें तो इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर मेथड होता है टेक्निक में। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखिए, इस मेथड में प्रिजर्वेटिव को प्रेशर द्वारा इंजेक्ट करते हैं। ये तो नाम में ही स्पष्ट है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए। वैक्यूम वेंट द्वारा एयर एवं मॉइस्चर सेप को बाहर निकाल देते। इसमें क्या करते हैं कि हम एक वैक्यूम वेंट यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम एयर और मॉइस्चर सेप को क्या करते हैं कि बाहर खींच लेते हैं, मतलब खींच के बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेटिव को प्रेशर के साथ, और जब मतलब खींच लोगे तो जब जगह खाली हो जाएगा तब डालो उसमें जो डालना है,
उसके बाद प्रिजर्वेटिव को प्रेशर के साथ टिम्बर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। वैक्यूम के कारण एक्सेस प्रिजर्वेशन बाहर निकाल लिया जाता है। अब देखो मान लो तुम क्या किए, डाल दिए, पता चल कि ज़्यादा डाल दिए तो क्या करोगे, फिर वैक्यूम का यूज करो और जो ज़्यादा डाल दिए हो उसको फिर बाहर निकाल लो। तो ये टेक्निक हमारे पास कोई टेक्निक थे जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव उसके ऊपर यूज करते हैं। ब्रशिंग मेथड था, स्प्रेइंग मेथड, डीपिंग सोकिंग मेथड है, फिर हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक मेथड है, फिर इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर मेथड है, और सबसे बेस्ट कौन हो गया, तो इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर मेथड सबसे बेस्ट हो गया। सबका प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया और इसका भी मैंने आपको प्रोसेस बताया। आप स्पीकर को एक बार दिमाग में लगा लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम के द्वारा एयर और मॉइस्चर को पहले बाहर निकाल लो, फिर प्रिजर्वेटिव को डाल दो और जो एक्स्ट्रा हो गया उसको फिर से निकाल लो। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है। प्रेशर मेथड के प्रकार तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है फुल सेल मेथड और एक होता है एम्प्टी सेल मेथड। ठीक है। तो और एम्प्टी सेल मेथड भी फिर दो तरह का होता है, एक होता है लोअर, यहाँ पर लोअर होना चाहिए, लोअर लिख लो। फिर एक होता है कि रूपिंग प्रोसेस, रूसिंग होता है इसको अगर आप तो एम्प्टी सेल मेथड, और जिसका एक होता है कि लॉरी 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 प्रोसेस। सही है दोस्तों, ये स्पेलिंग वगैरह सब सही है। लॉरी प्रोसेस, फिर है रूपिंग प्रोसेस। तो ये प्रेशर मेथड के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है। फुल सेल मेथड, ठीक है, जो इसको बेथल प्रोसेस भी फुल सेल मेथड है ना, उसको बेथल प्रोसेस भी कहा जाता है। फुल सेल मेथड को बेथल प्रोसेस भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हैं। और एम्प्टी सेल मेथड, लॉरी मेथड या रूपिंग मेथड, दो तरह का ये मेथड होता है। अब अब अगला देख लीजिए दोस्तों इसी के साथ में। अब तक हमने क्या देखा, इंसेक्ट से, नमी से, इन चीज़ों से हमने बचने की कोशिश की है। अब हम बचने की कोशिश करते हैं आग से, क्योंकि लकड़ी जो है आग से भी तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ फायर रेजिस्टेंस, तो केमिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। जब केमिकल मेथड को हम, एक होता है कि सर एवल्स मेथड। क्या, सर एवल्स मेथड। तो हम केमिकल मेथड की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे सर एवल्स मेथड की भी बात करेंगे। तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें कुछ फायर रेजिस्टेंस कंपाउंड का उपयोग करके टिम्बर की फायर रेजिस्टेंट बनाते हैं। इसके बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, जिसके बहुत से ऐसे मटेरियल है ना, वो क्या होता है कि वो आग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, वो आग से बच जाते हैं, नहीं जलते हैं। तो उसको अगर इसके ऊपर हम लेप लगा दें या इसके ऊपर डाल दें, पोथिंग कर दें, लेपिंग कर दें, तो फिर आग आएगा तो उसकी वजह से इसको नहीं पकड़ेगा, है ना। तो यही सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं कि इसमें कि कुछ कुछ मटेरियल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिनका यूज हम इसके ऊपर करते हैं। ठीक है। इस कंपाउंड को एंटी पायरिन भी कहते हैं। जो ये कंपाउंड यूज करते हैं हम लोग, वो एंटी पायरिन बोलते हैं, क्योंकि आग से बचाने को हम लोग बचाते हैं, लकड़ी को बचाते हैं, मतलब हमारी लकड़ी को बचाते हैं, इसीलिए इसे एंटी पायरिन भी कहा जाता है ऐसे कंपाउंड वगैरह को। इनके लिए अब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं उनका नाम भी देख लो। देखो, अमोनिया सल्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया, इन दोनों का मिश्रण फिर बोरेक्स तथा बोरिक एसिड तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसके अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम फास्फेट का मिश्रण। ठीक है, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट का मिश्रण, बोरेक्स हो गया, बोरिक एसिड हो गया। ये जो पदार्थ वगैरह, ये कंपाउंड वगैरह हैं, ये क्या करते हैं कि एंटी पायरिन्स का काम करते हैं। ठीक है, और आग से बचाने का काम करते हैं। जब ये पदार्थ हैं, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया, बोरेक्स हो गया तथा बोरिक एसिड इत्यादि हो गया। ठीक है, ये चीज़ें क्या करते हैं, लकड़ी को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे मैंने अलग से भी लिख रखा है कि अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया, बोरेक्स हो गया, और बोरिक एसिड हो गया। चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं, बस आप, इसलिए मैं इसको पढ़ते जा रहा हूँ और जितना हो सके आपको समझाते चला जा रहा हूँ। आप इस चीज़ को बस देखिएगा ध्यान से। इतने अच्छे मैंने नोट्स बनाए हैं और फिगर बनाए हैं और समझा भी रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बातें ज़रूर आपको समझ में आ रही होगी और आएगी भी। अगला सर एबल्स मेथड, इसमें टिम्बर की सरफेस पर सोडियम सल्फेट की कोटिंग कर दी जाती है। इसमें क्या करी जाती है ना कि जो सोडियम सल्फेट है उसकी क्या करी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। ये देखिए, है ना, इसके ऊपर क्या करी जाती है, सोडियम सल्फेट की कोटिंग करी जा रही है। निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, इसमें क्या करते हैं और भी क्या क्या है जिसका यूज हम सॉल्युबल्स मेथड में करते हैं, जैसे कि सोडियम सिलिकेट हो गया, क्या हो गया, तनु, तो तनु सोडियम सिलिकेट जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सोडियम सिलिकेट का भी यूज कर ली जाती है। फैट लाइम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सिलिकेट, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, सोडियम सिलिकेट का कोटिंग कर दी जाती है, उसके बाद फिर हम फैट लाइम का कोटिंग कर दी जाती है, और फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सिलिकेट यहाँ पे लेते हैं तनु, यहाँ पे डाइल्यूट लेते हैं, पहले डाइल्यूट से करो, फिर फैट लाइम का यूज करो, फिर उसके बाद से कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सिलिकेट का यूज कर लेते हैं। इस तरीके से जो 3 कोटिंग कर दी जाती है, और इसको इसी मेथड को हम सर एबल्स मेथड कहते हैं। यह टिम्बर को फायर रेजिस्टिव बनाने के लिए मोस्ट इफेक्टिव विधि है। यह टिम्बर को फायर रेजिस्टिव बनाने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। ये बात, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ये है, ये बात आपको याद रखना है, जो आग से बचाने के लिए होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा है डिफेक्ट ऑफ टिम्बर। या आप ये एक चीज़ अब झलक देख सकते हैं, इस चीज़ को हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक टॉपिक को मैंने इतना अच्छे से समझाया आपको, तक 40 मिनट इसमें लग गया, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। डबल डबल करके भी देख सकते हो, 1.5 पे भी देख सकते हो, तो बहुत लगेगा, तो 15-20 मिनट, 20-25 मिनट लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम देखेंगे डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, जो अगले वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मैंने इसी को समझाया, और इसी तरह से आगे भी आप देख पाओगे। ये पूरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने कितने अच्छे से हर चीज़ को समझाया। ये अब अगले वीडियो में आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको जाते जाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, सब्सक्राइब करिए, और अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट दीजिए मुझे, ताकि अच्छा लगे मुझे भी, क्योंकि एक दिन में कोई कमेंट नहीं आता फिर, या सब्सक्राइब नहीं बढ़ता, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी तो सही बता रहा हूँ, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है, एक भी कमेंट नहीं आता, एक भी, बस 20-30-40 व्यूज़ बस जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेहनत है, बस मुझे विश्वास है कि मेहनत करता रहूँगा तो आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, और आप लोग को चीज़ें मेरी अच्छी भी लगेगी, और जो कमी रह गई होगी तो उस चीज़ को आप फीडबैक भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी कमेंट करना है, आपको फीडबैक अगर कुछ देना हो तो फीडबैक भी दे सकते हो, जिसको हम अगले वीडियो में उस फीडबैक पे काम करेंगे, और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको नोट्स की ज़रूरत होगा तो मैं कमेंट में भी अपना नंबर दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, आप उस पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों, बाय, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।